वेलकम फ्रेंड्स, बीएसटी के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम क्लास 11th का चैप्टर 4 जो आपका व्यवसायिक से यानी बिजनेस सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर में आज हम इस का भाग 3 वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने जो देखा उसके बाद हम बात करेंगे अब अग्नि बीमा, यानी कि जो फायर से रिलेटेड बीमा होता है। बीमाकार प्रीमियम के प्रतिफल के बदले पॉलिसी के वर्णित राशि तक एक निर्धारित अवधि के दौरान आग से होने वाली क्षति की पूर्ति का दायित्व लेता है। सामान्यतः अग्नि बीमा 1 वर्ष के लिए होता है, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना जरूरी होता है। प्रीमियम एक मुश्त भी दिया जा सकता है अथवा किस्तों में भी दिया जा सकता है, जैसे आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना होता है? हानि वास्तविक होनी चाहिए, जबरदस्ती जानबूझ के आग न लगाई गई हो, अग्नि दुर्घटनावश लगी हो या जानबूझकर ना लगाई गई हो। यदि बीमा आग की लपटों के मात्र अत्यधिक गर्म हो जाने से क्षति हुई है तो यह अग्नि से हुई हानि नहीं मानी जाएगी। बल्कि तापमान बढ़ने से बाद ऐसा नहीं माना जाएगा कि इसमें इस कैटेगरी में नहीं आएगा ये अग्नि बीमा में, तथा इसकी पूर्ति बीमाकार नहीं करेगा। प्रमुख तत्व देखो इसमें निम्न है। अग्नि बीमा में बीमाकृत का बीमे की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना चाहिए। बीमाचित स्वार्थ के बीमा संविदा निरस्त हो जाएगा। इसके बिना वो निरस्त हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति का उसकी संपत्ति जिसका वह स्वामी है में बीमा योग्य हित होता है। इसी प्रकार से एक व्यापारी का स्टॉक, संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन में एक साझी का फर्म का संपत्ति में रहनदार का प्रबंधक रखी गई संपत्ति में बीमा योग्य हित होता है। अग्नि बीमा प्रसंविदा भी पूर्ण सद्भाव की प्रसंविदा है। बीमाकृत को ईमानदारी से बीमा कंपनी को बिना बीमा की विषय वस्तु के संबंध में सत्य जानकारी देनी चाहिए, इसका फर्ज बनता है। इससे बीमा कंपनी को भी प्रस्तावक को पॉलिसी के संबंध में सभी तथ्यों को बता देना चाहिए। अग्नि बीमा अनुबंध पूर्णतः क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। यह राशि भी बीमा की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, माना कि एक व्यक्ति ने अपने घर का बीमा 4 लाख रुपये कराया है। यह आवश्यक नहीं है कि बीमाकार इस पूरी राशि का भुगतान करे, भले ही पूरा मकान आग में जलकर नष्ट क्यों ना हो जाए। वह 4 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक हाथ लगाकर वास्तविक हानि का भुगतान करेगा, मतलब जो उसमें गिरावट हो चुकी होगी उसको हटा देगा वो। इसका उद्देश्य यही है कि कोई व्यक्ति बीमा से लाभ न कमा सके। बीमाकार क्षति की पूर्ति केवल उस स्थिति में ही करेगा जब क्षति हानि के निकटतम कारण से हुई हो, मतलब कि कारण से होनी चाहिए, जबरदस्ती ना लगाई गई हो। समुद्रिक बीमा देखो ये भी होता है, जो आपका समुद्र से सामान आते रहता है उसका बीमा कराया जाता है। बीमाकार समुद्री जोखिमों के विरुद्ध तय राशि से एक तय राशि तक बीमाकृत की क्षतिपूर्ति का दावा करता है। समुद्रिक बीमा समुद्र मार्ग से यात्रा एवं समुद्री जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। समुद्री यात्रा के जोखिम है जैसे कि जहाज का चट्टान से टकरा जाना, दुश्मनों से द्वारा जहाज पर हमला कर देना, आग लग जाना, समुद्री डाकू द्वारा बंधक बना लेना, या फिर जहाज के कप्तान अथवा अन्य कर्मचारियों की गलती से कुछ दुर्घटना हो जाना। समुद्री बीमे में जहाज, उसमें लदा सामान एवं भाड़े का बीमा किया जाता है। समुद्री बीमा अन्य बीमों से थोड़ा भिन्न है। इसमें 3 चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए, जैसे कि जहाज हो गया, माल हो गया, भाड़ा, 3 चीज़ होती है सम्मिलित। जहाज का बीमा, यानी कि बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी जहाज को पहुंची क्षति से होने वाली हानि की पूर्ति करता है। माल का बीमा यानी बंदरगाह पर चोरी हो जाना, माल के गुम हो जाने या फिर मार्ग में हानि के रूप में हो सकते हैं। अतः बीमा पॉलिसी माल को इन जोखिमों के विरुद्ध जारी की जाती है। भाड़ा बीमा, भाड़ा मतलब रेंट जो होता है, आने जाने का तो किराया होता है। मार्ग में क्षति अथवा नष्ट हो जाने से माल यदि गंतव्य स्थान तक ना पहुंचे तो जहाजी कंपनी को भाड़ा नहीं मिलेगा, ऐसा रूल होता है। भाड़ा बीमा जहाजी कंपनी अर्थात बीमाकृत को भाड़े की हानि को पूरा करने के लिए होता है। प्रमुख तत्व निम्नलिखित है, जैसे कि हानि होने पर बीमाकृत बीमाकार से वास्तविक हानि की राशि को प्राप्त कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में बीमाकृत को समुद्री बीमे से लाभ कमाने की छूट नहीं दी जा सकती। किसी में भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। यह वाणिज्यिक क्षतिपूर्ति करती है।
हर पॉलिसी में बीमा राशि वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर होती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। मतलब जो उसका रेट बाजार में होगा उसी के अकॉर्डिंग तय की जाएगी। बीमाकार एवं बीमाकृत दोनों को ही उन सभी तथ्यों को उजागर कर देना चाहिए जिनका उनको ज्ञान है। ये उसके नीतिगत जो दायित्व बनता है, एवं जो भी बीमा प्रसंविदा को प्रभावित कर सकते हैं, यह बीमाकृत का कर्तव्य है कि वह सभी तथ्यों को पूरी ईमानदारी से प्रकट करे जिससे जिनमें माल की प्रकृति एवं माल को जिन जोखिमों में से क्षति हो सकती है उसको सम्मिलित किया गया हो। बीमा योग्य हित का हानि के समय होना अनिवार्य है, भले ही पॉलिसी लेने के समय वह ना हो। विभिन्न प्रकार के बीमा देखिए। स्वास्थ्य बीमा, जैसे कि बीमा कर निर्धारित मूल्य प्रीमियम के बदले निश्चित स्वास्थ्य बीमा करने का समझौता करता है। प्रीमियम की राशि का एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान किया जाता है जो बीमा पॉलिसी पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य बीमा में सामान्यतः बीमारी अथवा क्षति चोट पर व्ययों का या तो सीधा भुगतान होता है या फिर व्यय के पश्चात उनको चुकता किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा की लागत एवं उसके द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की सुरक्षा बीमाकार एवं पॉलिसी पर निर्भर करती है। मूल रूप से मेडिक्लेम पॉलिसी के रूप में इसको प्रचलित किया गया है। नाम से आपने सुना ही होगा। मोटर वाहन बीमा, यानी कि जो आपका 2 व्हीलर का या 3 व्हीलर का, उसका आपका 4 व्हीलर का भी इसमें बीमा किया जाता है। मोटर वाहन बीमा सामान्य बीमा वर्ग में आता है। मोटर के स्वामी अथवा ड्राइवर की गलती से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा उसे क्षति पहुंचती है तो उस दिशा में व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के दायित्व को बीमा कंपनी अपने ऊपर ले लेती है। चोरी का बीमा, जैसे कि चोरी के विरुद्ध पॉलिसी, जैसे कि चोरी, ठगी, सेंधमारी, ताला तोड़कर अथवा अन्य इसी प्रकार के कार्यों से घरेलू सामान अथवा संपत्ति की हानि अथवा पहुँचने वाली क्षति एवं व्यक्तिगत हानि के लिए दी जाती है। इसमें हानि के समय बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, भले पॉलिसी लेते समय ना हो। इसमें हानि का निकटतम कारण का सिद्धांत लागू होता है। बीमा कंपनी केवल उस विशेष अथवा निकटतम कारण जिसके लिए पॉलिसी ली गई है उससे होने वाली हानि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी। उदाहरण के लिए यदि हानि अनेकों कारणों से हुई है तो केवल निकटतम कारण को ही माना जाएगा कि निकटतम कारण ये था, उसी को ही लिया जाएगा। पशुओं का बीमा कराया जाता है आजकल तो, जिसमें बीमाकृत को बैल, भैंस, गाय एवं बछड़े जैसे पशुओं के मरने पर एक निश्चित राशि प्रदान करना सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रसंविदा के अनुसार यह राशि पशुओं की दुर्घटना, बीमारी, प्रसव अथवा गर्भधारण के समय मृत्यु होने पर दी जाती है। बीमाकार सामान्यतः हानि होने पर अधिकृत का भुगतान करने का दायित्व होता है। फसल का बीमा, जिसके द्वारा सूखा पड़ने पर अथवा बाढ़ के कारण फसल के नष्ट हो जाने की दिशा में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार का बीमा चावल, गेहूँ, मक्का, तिलहन एवं दाल आदि के उत्पादन से संबंधित सभी प्रकार के हानि अथवा क्षति को जोखिमों को वृद्धि होता है। खेल का बीमा, यह पॉलिसी शौकिया खिलाड़ियों के खेल का सामान, व्यक्तिगत हानि, वैधानिक दायित्व एवं स्वयं की दुर्घटना जैसे जोखिमों के विरुद्ध एक व्यापक बीमा होता है। यदि चाहे तो इसमें खिलाड़ी द्वारा नामित उसके साथ रह रहे परिवार के सदस्य को सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार का बीमा व्यवसायिक खेल के लिए नहीं होता। यह बीमा निम्न में से एक या अधिक खेलों से हो सकता है, जैसे कि एंगलिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ, लॉन टेनिस, स्क्वैश, खेल की बंदूक का प्रयोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अमर्त्य सेन शिक्षा योजना बीमा। यह पॉलिसी आश्रित बच्चों की शिक्षा को सुरक्षा प्रदान करती है। बीमाकृत अभिभावक को दुर्घटना से, बाह्य झगड़े एवं अन्य दृष्टिगत कारण से यदि कोई शारीरिक क्षति पहुंचती है एवं यदि इस चोट से 12 माह के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी रूप से उसे विकलांग बना देती है तो बीमाकृत विद्यार्थी को इस दुर्घटना से होने की तिथि से लेकर पॉलिसी की अवधि की समाप्ति अथवा पॉलिसी से निश्चित अवधि के पूरा होने तक जो भी पहले हो पॉलिसी में वर्णित खर्चों को पूरा करेगा। राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना भी है। बीमाकृत स्त्री के परिवार के सदस्यों को किसी भी दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु एवं विकलांग होने पर एवं अथवा केवल स्त्रियों से जुड़ी समस्याओं के कारण उसकी मृत्यु एवं अथवा विकलांगता की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा योजना भी है, देखिए काफ़ी सारी। अटल पेंशन योजना, यह योजना 18 से 40 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए है। व्यक्ति
से यह अपेक्षा की जाती है कि 60 वर्ष की आयु होने तक इस योजना में अंशदान करें। यह योजना वृद्धावस्था पेंशन की सुरक्षा हेतु एक निवेश के रूप में भी कार्य करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपने सुना होगा। यह योजना 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना अथवा विकलांगता बीमा कवर उपलब्ध कराती है। कोई भी बचत खाताधारी व्यक्ति इस योजना में सम्मिलित हो सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, यह आपने जरूर सुना होगा। यह योजना बिना किसी न्यूनतम शेष के एक बचत खाता उपलब्ध कराती है। इसके साथ रुपए ATM सह डेबिट कार्ड आता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए तथा 30,000 रुपये का क्रमशः दुर्घटना तथा जीवन सुरक्षा कवर होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके तहत यह योजना 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 2 लाख रुपए का शुद्ध सावधि बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध कराती है। 18-70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जिसका बचत खाता हो यह योजना को चुन सकता है। इसमें हानि के निकटतम कारण का सिद्धांत लागू होता है। बीमा कंपनी भुगतान के लिए उसी परिस्थिति में देनदार होगी जब हानि के निकटतम कारण के विरुद्ध बीमा करा रखा हो। जैसे कि आप कह सकते हैं, मान लो कि हानि अनेक कारण से हो सकती है, जैसे तो ऐसी स्थिति में हानि का निकटतम कारण ही मान्य होगा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, संप्रेषण सेवाएं भी होती हैं। बहुत सारी व्यावसायिक इकाई के बाह्य जगत से संपर्क में सहायक होती हैं। कोई भी व्यावसायिक इकाई अकेले व्यवसाय नहीं कर सकती, उसे अपने विचार और सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संप्रेषण की जरूरत तो पड़ेगी, कम्युनिकेशन की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस रूपांतरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। व्यवसायिक की सहायक मुख्य सेवाओं को डाक एवं दूरसंचार में भी बांटा जा सकता है। जैसा कि देखते हैं उसके आगे कोई डिटेल बताई गई है। डाक सेवा जैसे पोस्ट ऑफिस सेवाएं होती है, इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए पूरे देश में 22 डाक समूहों को बांटा गया है। ये केंद्र अपने क्षेत्र एवं खंडों के माध्यम से प्रधान डाकघर, उप डाकघर एवं शाखा डाकघरों के प्रचालन का प्रबंधन करते हैं। डाक विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं को निम्न भागों में बांटा जाता है। जैसे कि वित्तीय सेवाएं भी देते हैं। ये सुविधाएं डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ये योजना जैसे कि प्रश्न होगा PPF, किसान विकास पत्र एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भी होता है। इनके अतिरिक्त सामान्य बैंकिंग कार्य भी होते हैं, जैसे कि मासिक आय योजना, आवर्ती जमा योजना, जमा खाता भी होता है, बचत खाता, सावधि जमा एवं मनी ऑर्डर सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। डाक सुविधाएं, डाक सेवाएं जैसे कि जो मेन का काम यही होता है, जैसे कि पार्सल सेवा देना, अर्थात वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। रजिस्ट्री की सुविधा जो भेजी गई वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा सेवा जो भेजी गई डाक को रास्ते की जोखिमों के विरुद्ध बीमा करती है। बधाई संदेश भी देते हैं। देखो जैसे कि हर अवसर के लिए आनंददायक बधाई कार्ड देना। मीडिया संदेश भी दिए जाते हैं। भारतीय निगमों के लिए अपने ब्रांड उत्पादों के विज्ञापन का एक नवीन एवं प्रभावशाली माध्यम भी है। वे अपना विज्ञापन पोस्ट कार्ड, लिफाफे, एरोग्राम, टेलीग्राम एवं डाक बक्सों पर कर सकते हैं। ऐसा आजकल पॉसिबल है। सीधी डाक सीधे विज्ञापन के लिए होती है। यह किसी नियत पते के अथवा बिना किसी पते के भी हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी वित्तीय सेवा संघ के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण, इसके कारण 185 देशों से भारत को मुद्रा का हस्तांतरण संभव हो पाया है। पासपोर्ट की सुविधा, पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र कार्यवाही के लिए विदेश मंत्रालय से इसका उद्गम अद्भुत सहयोग रहा है। स्पीड पोस्ट, यह आपने सुना ही होगा। यह भारत के लगभग 1000 निर्दिष्ट स्थानों पर भेजी जा सकती है तथा यह विश्व के लगभग 97 प्रमुख देशों को जोड़ती है। ई-बिल डाक, यह डाक विभाग की है नवीनतम सेवा है, जिसमें यह BSNL एवं भारतीय टेलीविजन के एयरटेल के बिलों की राशि डाकघरों में स्थित खिड़की पर एकत्रित करती है। मतलब बिल का भुगतान आप कर सकते हो यहाँ से। टेलीकॉम सेवाएं में देखिए, आज जब समस्त विश्व का एक गांव के समान ध्रुवीकरण हो चुका है, तब यदि दूरसंचार का ढांचा नहीं है तो महाद्वीपों के में व्यवसाय करना मात्र एक सपना ही रह जाएगा। दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, IT, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मीडिया उद्योग में दूरगामी प्रगति हुई है। मतलब काफ़ी हद तक इसमें प्रगति हुई है, जिसको हम आगे आप देख ही रहे हैं आज के टाइम में। विभिन्न प्रकार की टेलीकॉम सेवाएं निम्नलिखित है, जैसे कि सेलुलर मोबाइल सेवा, आपने सुना ही होगा इसके बारे में, यूज़ भी आप सब लोग करते ही हैं। मोबाइल की जो सेवाएं हैं, मोबाइल टेलीकॉम सेवाएं हैं, जिसमें ज़बानी एवं गैर ज़बानी संदेश, जैसे कि हम SMS वगैरह भेजते हैं। डाटा सेवाएं एवं मोबाइल की, जैसे कि इंटरनेट डाटा सेवा आजकल अवेलेबल हो गई है। एवं PSO
सेवाएं निम्नलिखित हैं सम्मिलित हैं। यदि कोई अन्य टेलीकॉम सेवा किसी के द्वारा प्रदान की जा रही है तो वे उनसे सहयोग कर सीधे आंतरिक गठबंधन कर सकते हैं। स्थायी लाइन सेवाएं, यह सभी प्रकार की स्थायी सेवाएं होती है जिनमें ज़बानी एवं गैर ज़बानी संदेश एवं डाटा सेवाएं भी सम्मिलित है, जो लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए उपयुक्त होती हैं। इनसे अन्य टेलीकॉम सेवाओं से तालमेल रखा जा सकता है। केबल तार सेवाएं, ये सीधी जुड़ी सेवाएं एवं एक लाइन से दूसरी लाइन तक संचार की सेवाएं हैं जो मीडिया सेवाओं के संचालन के लिए एक लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में कार्यरत होती हैं। केबल नेटवर्क के माध्यम से भविष्य में द्विमार्गीय संप्रेषण, जिनमें जापानी डाटा एवं सूचना सेवाएं सम्मिलित हैं, में महत्वपूर्ण होकर उभरेंगी। आज के टाइम में ऐसी संभावनाएं हैं। केबल नेटवर्क के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं स्थायी सेवाओं के समान होगी। VSAT सेवाएं, जैसे कि वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल कहते हैं, यह उपग्रह आधारित संप्रेषण सेवाएं, उपग्रहों से चलती है, सैटेलाइट से। थल आधारित सेवाओं की तुलना में VSAT विश्वसनीय एवं निर्बाध सेवा प्रदान करता है, जो थल आधारित सेवाओं के समान और कहीं कहीं भी तो उनसे भी बेहतर होती हैं। इनका उपयोग देश के दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने तथा टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन समाचार पत्र, बाजार भाव एवं टेली शिक्षा जैसे नवीन प्रयोगों के लिए किया जाता है। देखो नेक्स्ट है DTH सेवाएं आप यूज़ करते हैं, डायरेक्ट टू होम्स को फुल फॉर्म में कहते हैं। एक छोटे से डिश एंटीना एवं सेट टॉप बॉक्स की सहायता से कोई भी व्यक्ति सीधे उपग्रह से मीडिया सेवाएं प्राप्त कर सकता है। सिर्फ टीवी चैनल नहीं, मीडिया सेवाएं भी आपको मिल जाती है। DTH सेवाएं प्रदान करने वाला अनेकों चैनलों का विकल्प देता है। इनको हम अपने टेलीविज़न पर केबल नेटवर्क की सेवा प्रदान करने वाले पर निर्भर हुए बिना देख सकते हैं। मतलब डायरेक्ट इसमें कनेक्शन हो जाता है आपका। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। परिवहन में भाड़ा आधारित सेवाएं एवं उनकी समर्थन एवं सहायक सेवाएं सम्मिलित होती है, जो परिवहन के सभी माध्यम जैसे कि रेल, सड़क एवं समुद्र के द्वारा माल एवं यात्रियों को ढोने से संबंधित है। परिवहन स्थान संबंधित बाधा को दूर करता है, अर्थात यह वस्तुओं को उत्पादन स्थल से उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। मतलब जहाँ बन रहा है वहाँ से कस्टमर तक पहुंचाता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवहन प्रणाली को विकसित करना है। हमें और अच्छी, चौड़ी एवं बेहतर सड़कों की आवश्यकता है। हमारे कम बंदरगाह हैं, उनमें भी भीड़ है। सरकार एवं उद्योग को सक्रिय हो जाना चाहिए तथा यह समझना चाहिए कि परिवहन सेवा का प्रभावी संचालन व्यवसाय के लिए जीवन रेखा का काम करता है। कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में परिवहन एवं संग्रहण प्रक्रिया के दौरान उत्पादों की भारी हानि होती है। बिल्कुल ऐसा होता है। इसमें भंडारण, देखिए स्टोरेज की बात हो रही है। भंडार गृह में माल रेल, ट्रक एवं बैलगाड़ी से आता है। वस्तुओं को भंडार गृह में संग्रहित करने के लिए लोग स्वयं ढोते थे तथा फर्श पर ही उनके ढेर रख दिया करते थे। स्टार्टिंग की बात हो रही है। भारत में भंडार गृहों का उपयोग विनिर्माता, आयातक, निर्यातक, थोक विक्रेता, ट्रांसपोर्टर एवं कस्टम विभाग करते हैं। आज भंडारगृह की भूमिका मात्र संग्रह सेवा प्रदान करने की नहीं रह गई है, बल्कि ये कम कीमत पर भंडारण एवं वहां से वितरण की सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। अर्थात यह अब सही मात्रा में, सही स्थान पर, सही समय पर, सही स्थिति में, सही लागत पर और माल को उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। आधुनिक भंडार गृह आज माल को एक स्थान से दूसरे स्थान के हस्तांतरण के लिए स्वचालित पट्टियां भी प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर द्वारा संचालित क्रेन एवं फ्रॉक लिफ्ट का प्रयोग करते हैं तथा भंडार गृह प्रबंध के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जिससे यह एक स्वचालित क्रिया बन जाती है। भंडार गृह का प्रकार कौन कौन से होते हैं? निजी भंडारण गृह, जैसे कि परिचालन कोई व्यवसायी अपने माल के भंडारण के लिए करता है। यह मतलब उसका अपना पर्सनल गोदाम हो गया। यह उसके अपने हो सकते हैं अथवा पट्टे पर भी लिए हो सकते हैं। इनमें प्रमुख है श्रृंखलाबद्ध दुकानें अथवा बहु ब्रांड, बहु उत्पादन कंपनियां। निजी भंडार गृहों के लाभ हैं जैसे कि प्रभावी नियंत्रण, लचीलापन एवं ग्राहकों से बेहतर संबंध। सार्वजनिक भंडार गृह कोई भी विनिर्माता, व्यापारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति संग्रहण की आवश्यक फीस देकर अपने माल के संग्रहण के लिए उपयोग कर सकता है। ऐसे भंडार गृहों
के प्रचालन के नियम के लिए सरकार निजी व्यवसायियों को लाइसेंस भी देती है। ठीक है, एक भंडारगृह का स्वामी इसमें संग्रहित माल के स्वामी का एजेंट भी होता है, कि मतलब कि जो वो कर रहा है काम उसको वो एजेंट की तरह काम करता है, तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह माल की ठीक से देखभाल भी करे। ये भंडारगृह रेल अथवा सड़क से परिवहन जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। इन पर माल की पूरी सुरक्षा का उत्तरदायित्व होता है। छोटे विनिर्माताओं के लिए यह सर्वाधिक सुविधाजनक रहता है, क्योंकि वे अपने भंडारगृहों का निर्माण नहीं कर सकते। इन भंडारगृहों के अन्य लाभ हैं, ये जगह जगह स्थित होते हैं, इनकी लागत निश्चित नहीं होती तथा ये पैकेजिंग एवं लेबल लगाने जैसी मूल्यवर्धक सेवाएं भी प्रदान करते हैं। बंधक माल गोदाम देखो कौन से होते हैं, जिन्हें सरकार से बिना आयात कर दिए आयातित माल को रखने के लिए लाइसेंस मिला होता है, कि मतलब अगर कोई दिक्कत होगी वहाँ कस्टम में तो उसको वहाँ पे रख दिया जाएगा आयातकों को, जब तक वह आयात कर का भुगतान ना कर दें। बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे से माल को ले जाने की अनुमति नहीं होती, ये सरकारी नियम है। ऐसा भी हो सकता है कि आयातक पूरे आयात कर का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, या फिर उसे पूरे माल की तुरंत आवश्यकता भी ना हो, तो कस्टम अधिकारी तब तक माल को बंधक माल गोदामों में रखते हैं जब तक कि आयात कर का भुगतान ना कर दिया जाए। इन भंडारगृहों में ब्रांडिंग, पैकेजिंग, श्रेणीकरण एवं मिश्रण की सुविधाएं प्रदान की जाती है। आयातक अपने ग्राहकों को लाकर वस्तुओं का निरीक्षण करा सकता है तथा उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की पुनः पैकेजिंग भी कर सकता है। ऐसा सब पॉसिबल है वहाँ पे करना, तो बिजनेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आयातक की आवश्यकता अनुसार माल के कुछ भाग को ले जा सकता है तथा आयात कर का भुगतान इस प्रकार की किस्तों में किया जा सकता है। इस प्रकार आयातकों को वस्तुओं की बिक्री अथवा उनका उपयोग करने से पूर्व आयात कर चुकाकर पूंजी को निष्क्रिय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आयातक आयातित माल का पुनः निर्यात करना चाहता है तो उसे आयात कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से बंधक माल गोदाम पुनः निर्यात व्यापार को भी सुविधाजनक बनाते हैं। सरकारी भंडारगृह ये माल गोदाम पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में ही कंट्रोल में रहते हैं। सरकार इनका प्रबंध सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से करती है। इनके उदाहरण है जैसे कि भारतीय खाद्य निगम, आपने सुना होगा, राज्य व्यापार निगम एवं केंद्रीय भंडारगृह। सरकारी भंडारगृह में कुछ विपणन सहकारी समितियों अथवा कृषि सहकारी समितियों ने अपने सदस्यों के लिए अपने निजी भंडारगृह स्थापित किए हैं। भंडारगृह का कार्य क्या होता है, देखिए, संचयन करना, मतलब इकट्ठा करना किसी चीज़ को। भंडारगृहों के पास विभिन्न उत्पादकों से माल एवं वस्तुएं आती है जिनका वे संचय करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं तथा वहाँ से उन सभी को सीधे निश्चित ग्राहक को एक साथ भेज देते हैं। ऐसा भी आजकल होने लग गया, जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे थे, संचय किया एक भंडारगृह में और अलग अलग को भेज दिया। भारी माल का विघटन, जैसे कि भंडारगृह में इनका छोटी मात्राओं में विघटन कर दिया तो छोटे छोटे हिस्से बढ़ती रहते हैं। इस प्रकार की छोटी मात्रा से वस्तुओं को ग्राहकों का आवश्यकता अनुसार उनको भेज दिया जाता है। मान लो सुबह एक संग्रहित था, भारी मात्रा के माल को विघटन मतलब हिस्सों में बांट दिया, तो भंडारगृह जैसे कि का और गा अलग अलग ग्राहकों को भेज दिया गया। ये काम भी वो कर लेते हैं। संग्रहित स्टॉक, कुछ चुनिंदा व्यवसायों में मौसम के अनुसार माल प्राप्त होता है जिनका संग्रहण भंडारगृह में किया जाता है। जिन वस्तुओं अथवा कच्चे माल की बिक्री अथवा विनिर्माण के लिए तुरंत आवश्यकता नहीं होती उन्हें भी भंडारगृह में संग्रहित कर लिया जाता है। उन्हें व्यवसायियों को उनके ग्राहकों की मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। उनका उपभोग पूरे वर्ष होता है, उनको भी संचित करना होता है तथा उन्हें फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में गोदाम से निकाला जाता है। मूल्यवर्धन सेवाएं जैसे कि हस्तांतरण के पूर्व मिश्रण, पैकेजिंग एवं लेबलिंग आदि प्रदान करते हैं। संभावित ग्राहक जब वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं तो वस्तुओं के पैकेजिंग को खोलकर उनकी पुनः पैकेजिंग अथवा एवं लेबलिंग की जाती है। यह सुविधा भी भंडारगृह देते हैं आजकल। मूल्यों में स्थिरता, जैसे कि मांग के अनुसार आपूर्ति का समायोजन कर भंडारण मूल्यों में स्थिरता लाता है। जब मांग में कमी एवं पूर्ति में वृद्धि होती है अथवा उसकी उलट स्थिति में भंडारण मूल्यों में स्थिरता लाता है। वित्तीय, भंडारगृहों के स्वामी वस्तुओं के
जमानत पर माल के स्वामियों को अग्रिम धन प्रदान करते हैं, मतलब उसके बदले में एक एक्स्ट्रा मनी दे देते हैं उसको। एक तरह से सिक्योरिटी के नाम काम लिया जाता है। जैसे कि संग्रह संयंत्र एक था, संयंत्र ख ग अलग अलग थे, हस्तांतरण के पूर्ण मिश्रण किया, पुनः वितरित बिंदु रखे गए, उत्पादक घ। और इसको देखो कितने 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 अलग अलग कम्बिनेशन से भेज दिया। ग्राहक छ जिसको इन सब का मिला के भेजा गया, ग्राहक छ इसको इसका मिला के भेजा गया, इसको 3 का भेजा गया, इसको 2 का भेजा गया। तो ये सब किया जा सकता है इसमें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कमेंट कीजिए, उसका जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।